अस्सलामुअलैकुम। SNA न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मेज़बान नबीला बंगश। नाजरीन, साइफर के बाद एक बार फिर एक और अहम और बड़ा फैसला, और वो भी इमरान खान के खिलाफ। एक और केस में इमरान खान को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। बल्कि इमरान खान को ही नहीं, उनकी अहलिया बुशरा बीवी को भी 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। किस केस में, इसी हवाले से बात करेंगे। सीनियर कानूनदान आरिफ चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, मेरा आपसे सबसे पहले आज सवाल ये है, जो आज सबसे बड़ा फैसला आया गैर शरई निकाह के केस के हवाले से, इमरान खान और बुशरा बीवी साहिबा को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। एक माहिर कानून की हैसियत से आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया। ये सेक्शन 494 और 496 पीपीसी के सेक्शंस हैं। 494 इस चीज को डील करता है कि अगर पहले खामद की मौजूदगी में किसी दूसरी जगह निकाह करे खातून, तो दोनों जो है निकाह करने वाले उनके खिलाफ केस होता है और सजा उसकी 7 साल है। और इस तरह 496 जो है वो यानी डिसीटफुली मैरिज सेरेमनी मुनक्कद करना है। ये मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा कोई यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती और कानून शिकनी नहीं हो सकती जो अदालत ने की है। इसलिए कि पहली बात तो ये है कि ये केस बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता, बनता नहीं है। उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर ये जो सेक्शन 2 इंट्रोड्यूस करवाए गए थे वो इसलिए जी। है कि अडल्ट्री को रोकने के लिए, जहां ऐसा हो कि कोई खातून या उसका आशना जो है वो डिलिबरेटली कोशिश कर रहे हो कि जी खावत भी मौजूद है और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि जी हमने निकाह कर लिया, तो वो पहले निकाह की मौजूदगी में दूसरा निकाह हो नहीं सकता। तो यहाँ तो वो बात नहीं है। यहाँ तो पहले उस बुशरा बीबी की तलाक अपने खामद से हो चुकी थी, वो अलहदा थी और उस घर में उसने इद्दत भी पूरी कर ली थी और उसके बाद फिर उसने शादी की है दूसरी जगह। तो ये सेक्शन अट्रैक्ट इसलिए भी नहीं होती कि यानी जो नियत मकसद के लिए ये लाभ बनाया गया वो भी नहीं पूरा होता, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो जो उसका खामद था, साबिक खामद खावर माने का, वो भी जी। पहले से तैयार था। उसने इस निकाह के फौरी बाद अपनी बेटी की क्लास फेलो के साथ 16 साल लड़की के साथ शादी कर ली। तो इससे तो हम्म। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तो ऑलरेडी बिल्कुल देवर नॉट टुगेदर। और हम्म। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात यह है वो ये है कि दोनों जो थे, खुद खावर माने का वो बड़ा क्लियरली कह चुका है कि मेरी बीवी बड़ी पाक दामन है और हम आपस में हमने तय कर लिया था अलहदा अलहदा होना और इसलिए हम अलहदा हुए हैं। और फिर ये जो मौलवी साहब है, मुफ्ती साहब, ये जो है इन्होंने बाकायदा इस पे बयान दिया था कि निकाह इद्दत जो है इसके बारे में औरत से ज्यादा किसी की शहादत जो है वो वकी नहीं हो सकती, इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि बेसिकली ये मामला इद्दत का जो है ये वलादत जो है उसको डिटरमिन करने के लिए होता है कि 1 महीने में अगर वो पीरियड पूरा हो जाता है या इससे पहले भी पूरा हो जाता है। तो मकसद इसका ये नहीं है कि आपने गिन के ये 90 डेज रख के और उसके बाद जाके सजा दे देनी है। इसीलिए 92 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो इसके लिए 45 डेज रखे थे, यहाँ उस लिहाज से भी दिन जो थे ज्यादा हो चुके थे। तो फिर इसके अलावा यह है कि कोई सफाई का गवाह जो है, जो डिफेंस ने कहा कि जी हम पेश करना चाहते हैं, उसका भी मौका नहीं दिया गया। और फिर एक लाइन है 3 केसेस की कि जिसमें पहले केस में भी जो है 342 की स्टेटमेंट एक केस में दोनों की नहीं हुई, एक केस में एक की नहीं हुई। और ये 342 की स्टेटमेंट और सफाई का मौका दिए बगैर कोई भी केस जो है अगर सजा होगी तो वो विशिएट होगी, वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और आर्टिकल 10A जो है जिसमें यह है कि फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए हर मुल्ज़म को, और जो अक्यूज है ही इज फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। और उसको इस तरह आप नहीं कर सकते कि आपने केस दर्ज कर दिया और उसके बाद से प्रोसिक्यूशन मुकम्मल कर ली और उसको सजा दे दी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन एक साइड है। उसके बाद आपने मौका देना है मुल्जम को अपने 342 की स्टेटमेंट का, और उसमें अगर वो कहता है कि जी मैंने अपनी सफाई में कोई गवाह भी पेश करना है, तो आपने उसे वो मौका भी देना है, उसके बाद बहस करनी है। यहाँ क्या हो रहा है, अभी कभी दुनिया में ऐसे हुआ है कि आप बैठ जाते हैं सुबह से
और शाम तक 14 घंटे में आप जनाब मतलब ट्रायल मुकम्मल करके और शाम को उसके बाद फैसला। उसकी वजह ये है कि कोई कुव्वत इनके ऊपर मौजूद है जो इन्हें कह रही है कि जी आपने इलेक्शन से पहले पहले इन्हें जो है कोई 100 साल पूरा कर देना है सजा का, ताकि लोगों को ये तासुर मिल सके कि जनाब इनकी कहानी तो खत्म हो गई, ये तो आप कभी बाहर नहीं आ सकेंगे, इसलिए हम इन्हें वोट ना दें। लोगों को मकसद डिमोरलाइज करना। तो मैं समझता हूँ कि ये डिसीजन जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजंस है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है और वायड एब इनिशो है। दे कैन नॉट स्टैंड इन द आईज ऑफ लॉ। सर, बैरिस्टर गौहर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि इन फैसलों की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हम हाई कोर्ट में इन फैसलों को चैलेंज करेंगे। तो सर, आप क्या समझते हैं कि हाई कोर्ट से इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल जाएगा? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, यहाँ कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि जब हम केस देखते हैं तो हमें वो जो नजर आता है कानूनी सुकम वो हम बयान करते हैं, लेकिन आगे मामला जो है पूरे तौर पर सिस्टम पोलराइज हो चुका है। अदालतें जो है उसमें आपको इंसाफ नजर नहीं आता। ये डिपेंड करता है कि किस बेंच के सामने केस ये लगता है, उस पर डिपेंड करता है। वरना अगर ये डिटरमिन हो गया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सतह तक कि 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए बगैर सजा हो सकती है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में ये खास तौर पर इन दो मुल्कों में जहां एक ही तरह की पीपीसी और एक ही तरह की सीआरपीसी है, फिर ये आप देख लें कि इससे ज्यादा जग अंसाई कोई हो नहीं सकती और इससे ज्यादा मजाक नहीं हो सकता कानून का, क्योंकि कानून बड़ा तयशुदा है। मुलजम को वो अपनी सफाई का मौका और 342 की स्टेटमेंट का मौका देता है और इसके अलावा ट्रायल का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है और जिस तरह उनके वकला भी कह रहे हैं और हमने देखा भी ये केस, तो मैं समझता हूँ कि ये तीनों केसेस जो है सजा के केसेस नहीं है, ये उठ जाएंगे। सर, जब तमाम वकील इस बात पर मुत्तहिद है, कानून की नुक्ते नज़र से अगर देखा जाए कि इन फैसलों की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, तो फिर ये कहना क्यों मुश्किल है कि हाई कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिल सकता या सुप्रीम कोर्ट से? क्या सुप्रीम कोर्ट से भी इन फैसलों में रिलीफ देना नामुमकिन है क्या? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, रिलीफ देना नामुमकिन की बात नहीं है। बात है इस वक्त उसकी जो डिवीजन हो चुकी है हर चीज में। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने रिजाइन कर दिया और एक वो जज थे जो आने वाले चीफ जस्टिस थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया, और एक हाई कोर्ट के जज ने रिजाइन कर दिया। और इस जज की हालत ये थी कि ये जो फैसला बशीर साहब जो है करके गए हैं पहले, जिन्होंने 14-14 साल सजा दी है, उनकी हालत ये थी कि दोनों ने, उसने कहा कि जनाब मैं, उसको 2 दफा हाई ब्लड प्रेशर का अटैक हुआ है और उसने एलपीआर लिख के दी हुई थी कि मैं जो है छुट्टी पे जाना चाहता हूँ, लेकिन उसको नहीं दी गई और उसे कहा गया कि आपने ये सजा सुना के जाना है। तो इस तरह के प्रेशर में जब ये अदालतें हैं, और हाई कोर्ट में भी आपने देखा कि एक जज साहब ने कहा था कि आप हमारे पास क्या लेने आते हैं, जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आजाद हो जाए। तो यानी इसका मतलब यह है कि सिस्टम के अंदर वो कुव्वतें जिन्हें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी वो इस हद तक दाखिल हो चुकी हैं और उनका इतना प्रेशर है कि वो जो चाहती हैं कर सकती हैं। आप देखें कि कभी ऐसा हुआ है कि आइन में ये लिखा है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने हैं और वो 90 डेज के अंदर इलेक्शन नहीं हो गए और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है और इम्प्लीमेंट नहीं होता और उसके बाद उन्हें कोई पूछता भी नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीजें हम ये कहते हैं कि सब कुछ मुमकिन है। अब अगर तो रियासत को चलाना है तो उसका जो बेसिक दस्तूर है, जो बेसिक लॉ है, उसको आपको उसके मुताबिक उसका एहतराम करना पड़ेगा और आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को सेक्रीफाइस नहीं करना होगा। अब मैं एक आपको अर्ज करूं, जो दलील देते हैं कि जी वो कला पेश नहीं हो रहे थे, फलां नहीं हो रहा था, ऐसा हरगिज नहीं है। ऐसे केसेस जिसमें बाकायदा स्टैट्यूटरी पीरियड मुकर्रर होता है, या ऐसे केसेस जिनमें अदालतें यानी ट्रायल नीचे चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कह देती है कि ये ट्रायल जो है कंक्लूड हो जाना चाहिए इतने दिनों में, उसमें भी ऐसी कोई सजा नहीं है अगर उन दिनों में कंक्लूड नहीं होता। उसकी वजह यह है कि अगर कहीं किसी वकील को कोई मजबूरी आ गई, कोई ऐसी चीज आ गई, जज कभी बीमार है, वकील कभी नहीं है, इसमें तो 3 जजेस भी जो है छुट्टियां करते रहे, तो वो भी वकला के जिम्मे है।
तो मतलब ये कि ऐसा सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज नॉट टू बी सैक्रिफाइस्ड, कि हर शख्स को आपने वो मौका देना है फेयर ट्रायल का और ड्यू प्रोसेस का। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीजें हम जब देखते हैं तो फिर उसमें शक शुबा पैदा होता है कि अदालती निजाम जो है हमारा वो बिल्कुल इतना कमजोर साबित हुआ है कि वो किसी भी ताकतवर के सामने बिल्कुल मोम की नाक है, और कमजोर के लिए वो बहुत सख्त है, कमजोर को वो छोड़ता नहीं है और ताकतवर को वो अभी बर्बाद आपने नहीं करता। जी। सर, अभी आपने कहा कि कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो कि शायद अदालतों को मजबूर कर रही हैं कि वो इस तरह का फैसला दें। अगर हम नवाज़ शरीफ की बात करें सर, आज उन्होंने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि मेरी छुट्टी कराने वाला जज इस्तीफ़ा देके घर चला गया। अगर वो मुझे हटाता नहीं अपने ओहदे से, ऐसा ना करता तो आज लोग पाकिस्तान के खुशहाल होते। तो सर, अगर इसका कंपैरिज़न इमरान खान के साथ किया जाए इन केसेज़ की जो नवाज़ शरीफ जिसमें इन्वॉल्व थे, तो सर क्या आप नहीं समझते कि नवाज़ शरीफ के साथ भी ज़्यादती हुई थी जो आज इमरान खान साहब के साथ हो रही है? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, केसेस की नौइयत का बिल्कुल फर्क है। नवाज शरीफ हुँ, का जो डिफेंस है ना, वो कहता है कि जी मुझे पनामा का केस था और अकामा में सजा दी, ये उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया है। बेसिकली पनामा हुँ, एक ऐसा इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट था जिसमें ये आया था मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, जो वहां के हुक्मरान और अशराफिया जिन्होंने ऑफशोर अकाउंट्स खोले हुए हैं, और वो पाकिस्तान अपने अपने मुल्कों से पैसा लोगों का लूट कर उन्होंने वहां जमा करवा रहे हैं, सेफ हेवन उन्हें हासिल है। वो हुँ, केस जो था वो इमरान खान ने तब उठाया था जब वो ऑलरेडी रिपोर्ट जो थी पनामा की, पनामा पेपर्स लीक्स हुए थे, तो वहां उस पे उन्होंने उठाया था कि जब पनामा पेपर्स में ये बात आ गई तो इसे इसका केस ट्राई होना चाहिए था। वो केस ट्राई हुआ, बाकायदा उस पे जीआईटी बनी और मौका दिया गया गवाहों का, सफाई का, सब कुछ किया गया। इसके बाद सजा हुई थी। यानी अब अगर और ये पनामा की कहते हैं कि जी पनामा की बजाय अकामा, तो आप ध्यान में रखें कि अकामा जो है किसी मुल्क का सरबराह अगर अकामा जाके या पॉलिटिशियन लेता है तो उसका मतलब ये होता है कि वहां वो मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता निकालना चाहता है। वो अकामा जो है बेसिकली यानी बेटे की से तनख्वाह देने की वजह से हो या कुछ हो, बेसिकली हुँ, असल चीज है अकामा लेना। अकामा आप सिटीजन यहाँ के, अकामा का मतलब क्या है कि जिस तरह अमेरिका में ग्रीन कार्ड है, इसी तरह वहां अकामा के जरिए आप अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट खोल के आप पैसा जहां से चाहे वहां ला सकते हैं। तो अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करने का तरीका है, इसलिए वो बहुत बड़ा जुर्म था और फिर वो मनी ट्रेल नहीं दे सके थे। इसलिए क्लियरली मैं ये कहता हूं कि ये जो आपस में इसमें पैरेलल तलाश करना बहुत ज्यादती होगी। इमरान खान जो है उसको आप केसेस केसेस में सजा दे रहे हैं, यानी मतलब है जो बिल्कुल जिनकी कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर कोई हैसियत नहीं है। तोशा खाना का केस, वो ऑलरेडी हाई कोर्ट की जजमेंट उसमें मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपनी राय दे चुकी है साइफर के केस में, और वो उन्होंने हुँ, कहा कि ये साइफर का केस बनता ही नहीं है। यानी मतलब है ये जुर्म ही नहीं बनता जिस तरह के ये क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा किसी के पास इख्तियार नहीं है कि उसे डिसाइफर कर सके, उसे यानी वो एग्जेम्पशन दे सके कि जी मैं इसको पब्लिक कर सकता हूँ, और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मुल्क की सालमियत के खिलाफ इतनी बड़ी बात हो जाए और प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क का जो है वो बाहर लोगों को ये ना बता सके कि जनाब मेरे मुल्क के अंदर मुदाखलत हो रही है, जो सारे मान रहे हैं कि जनाब ये ऐसा साइफर आया था। तो मैं ये समझता हूं कि ये चीजें दोनों अलग-अलग हैं, लेकिन एक बात बुनियादी हुँ, वो ये है कि ये जो इस तरह की सूरत हाल में लोगों को फारिग करना है प्राइम मिनिस्टर को दौरान मुद्दत, यानी टाइम हुँ, पूरा हो, टेन्योर पूरा होने से पहले, ये काबिल मुजम्मत है। ये अब तो वैसे भी कानूनी तौर पर भी खत्म हो गया है। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, 5 साल पूरे करें, और अगर कोई केसेस है तो 5 साल के बाद दिखा ले आए, लेकिन कम अज कम ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इसे मुकम्मल होने देना चाहिए। हुँ। सर, लेवल प्लेइंग फ़ील्ड की अगर बात की जाए तो वो तो हमें नज़र आ ही रहा है कि वो 2 जमातों को ही मुयस्सर है। अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात करें, क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुद लेवल प्लेइंग फ़ील्ड लेने में नाकाम है? वो इलेक्शन कमीशन में जाके दरख्वास्ती भी दे सकते हैं, वो इस चीज़ को पर आवाज़ भी उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ वकला की जानिब से भी हमें नज़र नहीं आता, जैसे बैरिस्टर गौहर साहब हैं।
तो मीडिया में तो बात सिर्फ हो रही है कि इनको मुयस्सर नहीं है। या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का ही कसूर है ये? लेवल प्लेइंग फील्ड जो होती है ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या सारी पॉलिटिकल पार्टीज को देना, ये बुनियादी तौर पर सबसे पहली जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। बिल्कुल। चूंकि इलेक्शन कमीशन जो है, जिस दिन इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो जाता है उस दिन सारी हुकूमतें जो है, सूबाई और मरकजी हुकूमतें जहां जहां इलेक्शन हो रहे हैं, वहां की हुकूमत जो है वर्चुअली वो इलेक्शन कमीशन के पास आ जाती है। इंतजाम सारे का सारा, मसलन कोई ट्रांसफर, कोई पोस्टिंग किसी भी ऑफिसर की इलेक्शन कमीशन की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। तो इसमें अगर मुतालबा करना है तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से करना है। इलेक्शन कमीशन से उन्होंने मुतालबा किया, एक दफा नहीं कई दफा किया, और इलेक्शन कमीशन ने जो उनके साथ अशर किया है, आप जरा मुलाजा करें। कभी ऐसा भी हुआ है कि बात 90 डेज के इलेक्शन की हो और हाई कोर्ट फैसला करे, लाहौर हाई कोर्ट के जी हम 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाना चाहते हैं और होने चाहिए, और उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जाके इलेक्शन कमीशन फाइल कर दे। इलेक्शन कमीशन तो हर जगह पार्टी बना हुआ उनके खिलाफ। अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले में यानी उन्होंने जाके दिया फैसला अपने हक में पेशावर से, तो इलेक्शन कमीशन ने जाके अपील फाइल कर दी। तो ये इलेक्शन कमीशन जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नहीं मिल रही तो खुद इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं मिल रही। जहां तक आप इसकी बात करते हैं आपकी पार्टी की तहरीक इंसाफ की, तो उन्होंने तो जाके सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया और बताया कि जी हमें ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और हमारे लोगों के साथ ये किया जा रहा है। आप देखें इससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता है कि यानी इलेक्शन जो पंजाब का इलेक्शन कमिश्नर था उनकी उसकी रिपोर्ट उसने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को लिखी, जिसमें उसने कहा कि जी वर्चुअली कोई यहाँ इनको मौका नहीं दिया जा रहा इलेक्शन का। लोगों से कागज छीने जा रहे हैं, जो कागजात नामजदगी वो दाखिल करने आते हैं उनके नुमाइंदगान को जो है उन्हें उठा दिया जाता है, और इस तरह सारी चीजें उसे रिकॉर्ड पे। और ये बात मैं अदालत में मौजूद था, चीफ जस्टिस साहब ये मौका नहीं दे रहे थे कि ये देख ले। और जब बात की कि जनाब लोगों को उठा लिया जाता है, फिर ये कर दिया, तो कहता जी हम इलेक्शन कमीशन का काम हम कैसे करें। तो बात ये है कि यहाँ किसी के ऐसा नहीं है कि लोगों को पता ना हो। सुबह शाम पीटीआई एक ही बात कर रही है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना सही, हमें फील्ड ही दे दे। यानी मतलब है मौका तो दे दे इलेक्शन का। किसी जगह ना जलसा करने देते हैं, ना रैली करने देते हैं। पुलिस आके चली आ जाती है, लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ देती है, घर के अंदर दाखिल हो गए। अब कैंडिडेट आप देखे सियालकोट और बहुत सारी से शिकायत आ रही है कि कैंडिडेट उसके सपोर्टर्स के घरों में जहां वो जाती है इलेक्शन कैंपेन के लिए, उनके घर के दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं, पुलिस आके उनको अगवा करके ले जाती है। सर, इस इलेक्शन को आप किस तरह देखते हैं एक माहिर कानून की हैसियत से? ये इलेक्शन मेरे नजदीक तो इंतहाई वक्त का ज़िया और पैसे का ज़िया है। पाकिस्तान की ऑलरेडी कमजोर मईशत पे बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है। उसकी वजह ये है, इलेक्शन का बुनियादी मकसद ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम आए, एक ऐसी गवर्नमेंट आए जिस पे लोग कह सके कि यार ये लोगों की नुमाइंदा हुकूमत है, लोगों ने वोट के जरिए इसे मुंतखब किया है, ताकि पूरी दुनिया के अंदर उसकी क्रेडिबिलिटी हो। बैरूनी कुव्वतें जो है, डोनर्स हमारे या इमदाद देने वाले इदारे या कर्ज देने वाले इदारे, सब उसकी क्रेडिबिलिटी को तस्लीम करें। लेकिन अब ये हो रहा है कि एक तरफ जितने सर्वेज हैं वो सारे के सारे ये बता रहे हैं कि लोग जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं, और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी वो कह रही है जी हमारी बात ऊपर हो चुकी है, हम तो जनाब गवर्नमेंट में हैं, और धमकियां तक दे रहे हैं, लोगों को गालियां दे रहे हैं उनके जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं कि भी आपकी मर्जी है, वोट दें या ना दें, हम जीतेंगे, हमारा हो चुका है मामला। तो अब ऐसी सूरत हाल में अगर वही रिटर्निंग ऑफिसर्स जिन्होंने लोगों के कागजात छीने और दरवाजे बंद कर लिए कि पीटीआई वाले वोट ना अपने कागजात ना दाखिल कर सके, वही इलेक्शन के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वही धांधली करेंगे, तो उसका नतीजा क्या होगा। अगर लोगों को मौका नहीं दिया जाता तो लोग तो फिर बिखरेंगे। और एक बात ये कि इलेक्शन अगर इस तरह का क्रेडिबल नहीं होता तो उसका नतीजा क्या होगा कि आपके पैसा भी जाया हो गया, क्रेडिबिलिटी भी ना बनी, और वक्त भी पूरी कौम का जाया हो गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन इसलिए बेफायदा नजर आ रहे हैं कि अभी तक उसमें
वो बात नहीं आई जो इसको क्रेडिट वर्दी करने वाली हो, जिसे इम्पार्शियल डिक्लेयर कर सके, जो इसे फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट बना सके। वो जब अगर होगा तो फिर इलेक्शन का फायदा है। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। हाँ जी, बहुत वेलकम। नाज़रीन, सीनियर कानूनदान की गुफ्तगू आप सबने सुनी। क्या आपके ख़्याल में 2024 का ये इलेक्शन वाक़ई में मशकूक इलेक्शन है या किसी के इशारों पर ये इलेक्शन हो रहा है? आप सबकी इस पर क्या राय है? एसएनएन के कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिए और देखते रहिए एसएनएन न्यूज़।